हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं और बहुत अच्छी तरीके से IBPS PO की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं भी आई हूँ आपकी हेल्प करने नए पैटर्न क्वेश्चंस लेकर। चलिए अब सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी जा रही है। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे जहां पर 2 स्टेटमेंट्स होंगे, दोनों में ब्लैंक होंगे और नीचे 5 ऑप्शंस होंगे। आपको उन 5 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो दोनों ब्लैंक्स में फिट बैठता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम्स अप। देखिए, फिलर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आंसर पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अप्रोच की बात करें। अप्रोच क्या होनी चाहिए? जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना हो, मैं हमेशा के लिए आपको एक चीज बता रही हूँ, इसको एकदम ना पक्के से याद कर लीजिएगा। एक अप्रोच सीख लीजिए। अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले तो आप ये पकड़ा करिए कि टोन कैसी जा रही है, पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। सबसे पहले तो आप टोन पकड़ा करिए, ठीक, कि ऑथर की टोन पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें लगाया कीजिए ग्रामर, ठीक। वोकैबुलरी का पार्ट तो सबसे लास्ट की बात है। अगर आपको मीनिंग आता है, देखिए अगर आपको मीनिंग पता है फिर तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको सब चीज का मीनिंग लर्न है, पर क्या एग्जाम में ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि जितने वोकैब्स आए हमें सबका मीनिंग आता हो? हर बार ऐसा नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वोकैबुलरी आए तो वेरी गुड, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, एक्सीलेंट सी बात है। लेकिन अगर नहीं तो फिर टोन पकड़ा करिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ग्रामर के रूल्स जो छोटी छोटी बातें हैं उनको अप्लाई करके देखा करिए, ठीक। और जब इन सब से सॉल्व हो जाए, जब आपको लगने लगे कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो फिर आप वहां पर एक मेथड लगाया करिए, एलिमिनेशन का मेथड। कि एलिमिनेशन का मेथड मतलब क्या करता है? ये वो चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी कि ये आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए। तो अगर स्पेसिफिक वो पार्ट नहीं है, वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तो ये सब तो एलिमिनेट हो गया, या आउट ऑफ द कंटेक्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक। या इसकी फॉर्म डिफरेंट है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचे हुए ऑप्शंस आपके पास कम चॉइसेस में चूज करना होता है, तो ज्यादा आसानी होती है, रादर देन एक बहुत बड़े रेंज में से चूज कर रहा हूं, है ना। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं तो एक को चूज करना ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू पूरे 5 ऑप्शंस के बीच में। चलिए, आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई। छोटी सी बातें मुझे बतानी होती हैं ताकि आपको हेल्प भी मिले, अगला क्वेश्चन आप ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाए। चलिए देखिए, द रियल स्टेट सेक्टर इज इन अ डैश। डैश में है, किस में है? हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे। स्पेट में है, छोटी सी लड़ाई में है, नो, ठीक, नो। अब नेक्स्ट देखिए, इज इन अ मडल। सीधी सीधी अप्रोच के साथ बात करते हैं। इज इन अ मडल, कंफ्यूज। जो मडल होता है वो बेसिकली वर्ब होता है, ठीक है। अनटाइडी स्टेट, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर, अव्यवस्था, अराजक जिसे कहते हैं, अराजक होना मडल, या फिर बहुत ज्यादा अव्यवस्थ, अनटाइडी सी स्टेट। नाउन भी होता है, कहते हैं ना मडल में होना, इन अ मडल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, बहुत ज्यादा क्योस में। चलो मडल भी समझ में आ गया। तो इज इन अ मडल, मडल में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। डेवलपर्स, विद डेवलपर्स, जिस तरह से डेवलपर्स फाइंड इट टफ टू रेज फंड्स, क्योंकि डेवलपर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है फंड्स को रेज करने में। मुश्किल हो रही है, सेंस तो नेगेटिव है 100%। वर्ड भी कैसा है? नेगेटिव है। आ लगा है, आ आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है। ये प्रेफरेबली एक वर्ब है, नाउन नहीं है, ठीक। नाउन भी है लेकिन प्रेफरेबली एक वर्ब है। चलो, हमें चाहिए जो प्रेफरेबली नाउन हो। अब दूसरे क्वेश्चन में और लगा के देखते हैं, क्योंकि है तो नाउन भी। चलिए बात करिए। इफ यू ट्राई टू यूज दिस टूल फॉर गार्डनिंग, अगर आप गार्डनिंग के लिए इस टूल को यूज करते हैं, यू विल जस्ट मेक अ डैश, यू विल जस्ट मेक अ मडल। आप सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था क्रिएट करेंगे, ठीक है। मेक अ मडल, फिर वापस मेक अ मडल, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे, डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। गार्डन में आप सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे, सेंस नहीं बनता।
इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। ग्रामर को पढ़ रहे हैं, टोन समझ ली है, ठीक है, ग्रामर भी कर रहे हैं, एलिमिनेशन का मेथड भी अपना रहे हैं। आगे बढ़िए। फिर हमें क्या चाहिए? फरागो का मीनिंग। फरागो का मतलब होता है अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। क्या होता है? अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। द रियल स्टेट सेक्टर इज इन अ फरागो, एक कंफ्यूज मिक्सचर में है। रॉन्ग, वो कोई लिक्विड तो है नहीं जो किसी मिक्सचर में होगा। आगे बढ़िए। इफ यू ट्राई टू यूज दिस टूल फॉर गार्डनिंग, जब एक में ही फिट नहीं हुआ तो दूसरे में तो करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए। आगे बढ़िए। फिर लिखा है कियोटिक। कियोटिक मतलब अराजक, अव्यवस्थ, ठीक। इज इन अराजक में है या अव्यवस्थ में है, मीनिंग नहीं फिट बैठ रहा। क्यों? क्योंकि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। कैसे पता कि ये भरने वाला पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है? क्योंकि हमें क्या चाहिए आर्टिकल के बाद? एक नाउन, राइट। नाउन तो होता है कियोस। कियोटिक, कियोटिक क्या है? ये तो एक एडजेक्टिव है ना, ये तो एक एडजेक्टिव है। हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, हमें नाउन चाहिए। अब बचा लास्ट वर्ड, आंसर तो वही है, ये तो कंफर्म हो गया, मगर किस तरह से जान लेते हैं। देखिए, यू विल क्रिएट अ मेस। तुम रियल एस्टेट सेक्टर रियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इन अ मेस मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में से भरा हुआ है। विद डेवलपर्स, इतनी ये हालत है कि जो डेवलपर्स हैं वो उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है फंड्स रेज करना। एक बात। दूसरी चीज, इफ यू ट्राई टू फाइंड दिस टूल फॉर गार्डनिंग, इफ यू ट्राई टू यूज दिस टूल फॉर गार्डनिंग, अगर तुम इस टूल को गार्डनिंग के लिए यूज करते हो, यू विल जस्ट मेक अ डैश। मेक अ मेस मतलब बहुत ज्यादा गंदा कर देना, बहुत ज्यादा अनटाइडी कर देना। मेक एन अनटाइडी अरेंजमेंट, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देना, बहुत ज्यादा गंदा अरेंजमेंट करना। मेक अ वेरी डर्टी अरेंजमेंट किसी चीज के लिए। मेक अ मेस, ये मेक अ मेस एक पूरी की पूरी फ्रेज है। मेक अ मेस यानी कि मेक एन अनटाइडी अरेंजमेंट, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देना गार्डन में। तुम गार्डन को बहुत ज्यादा गंदा कर दोगे अगर तुम ये टूल इस्तेमाल करोगे। जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं भाई। आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मेस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में मेस का मतलब है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से भरा हुआ, और सेकंड सेंटेंस में मेक अ मेस विच मीन्स एक पूरी फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक अनटाइडी अरेंजमेंट कर देना, बहुत ज्यादा गंदा कर देना, उथला पुथला कर देना। ठीक है, चलिए अब कंग्रेचुलेशन जिन्होंने कहा था कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है इन अ वेरी फर्स्ट को। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्या कह रहा है? पढ़िए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। Many of the agreements were dash. She overcome society's voices of dissent and got dash anyways. Overcome नहीं भाई, overcame। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट में बात चल रही है। यहाँ पे गॉट लिखा है ना, सिंपल पास्ट टेंस की बात चल रही है। आई होप आंसर मिल चुका, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके ऑप्शंस, है ना। देखिए, मेनी ऑफ द एग्रीमेंट्स वर डैश, मतलब हो गए थे। वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब में आईएनजी लगता है अगर एक्टिव वॉइस की बात चल रही होती है। मैं छोटी छोटी बातें करती हूँ ताकि आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आसानी से क्लियर हो जाए, आपकी अप्रोच बननी शुरू हो। ठीक है, वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब आएगा एक्टिव वॉइस में, तो उसमें आईएनजी लगेगा। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब आता है ना, तो उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। जनरली ईडी वाली फॉर्म होती है ना, या कुछ कुछ वर्ब्स ईडी नहीं बनाते तो अपने बाद में टी लगा लेते हैं। चलिए, एक बात तो ये क्लियर होगी। नेक्स्ट, वर्ब लगेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि वॉज वर्ब के बाद एक्टिव में भी वर्ब चाहिए और पैसिव में भी वर्ब चाहिए, इतना भी कंफर्म है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमको पार्ट ऑफ स्पीच क्या चाहिए? वर्ब चाहिए हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। और सेकंड में भी क्या लिखा है? गॉट डैश एनीवेज, और ये हो गया फाइनली, उसके साथ ऐसा हो गया, फाइनली उसने ऐसा कर लिया, एनीवेज उसने ऐसा कर लिया। वर्ब चाहिए फर्स्ट में, यानी कि सेकंड में भी देखते हैं कि क्या लगता होगा। शायद थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि हमको वर्ब चाहिए। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए? वर्ब। इतना क्लियर हो गया। दोनों सेंटेंसेस हमें पढ़कर पता चल रहा है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना नेगेटिव जा रहे हैं ना पॉजिटिव जा रहे हैं। चलो अब पढ़ते हैं सबसे लास्ट से, हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट तो नाउन होता है, ठीक, मतलब पश्चातापी जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पश्चाताप होना, बहुत ज्यादा रिग्रेट होना, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइट वाली फीलिंग, कॉन्ट्राइट, पश्चातापी। चलो ये तो आंसर में फिट होगा नहीं,
क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे पश्चातापी हो गए थे। गलत, हमें तो पहली बात नाउन नहीं चाहिए, है ना, और दूसरी बात हमको वर्ब चाहिए। अगली बात, इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्सा हो गए थे, आग बबूला हो गए थे, तो एग्रीमेंट्स तो आग बबूला होंगे नहीं, ठीक है। चलो इसको भी कर देते हैं अलग, क्योंकि फर्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा तो सेकंड में तो फिर वो भरा ही नहीं जा सकता ना। आगे बढ़ते हैं, मेनी ऑफ द एग्रीमेंट्स वर एग्रीड। एग्रीमेंट्स कैसे एग्री करेंगे भाई, ईडी तो लगा है, फॉर्म तो ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट्स तो एग्री नहीं करते हैं ना, वो तो लोग एग्री करते हैं तब एग्रीमेंट्स फॉर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैनी ऑफ द एग्रीमेंट्स वर इंक्ड यानी कि साइन किए गए थे, ठीक, पेन से इंक किए गए थे, साइन किए गए थे 4 to 5 years अगो, 4 से 5 साल पहले बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन किए गए थे। आगे बढ़िए, शी ओवरकेम सोसाइटीज वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब विद्रोह वाली, यानी कि जैसे एसेंट होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, डिसेंट मतलब स्वीकार ना करना। तो उसने समाज की वो वॉइसेस जो थी, जो उसे स्वीकार नहीं करती थी, उनको ओवरकम कर दिया। और फाइनली शी गॉट डैश, और फाइनली उसने क्या करवा लिया, शी गॉट डैश, शी गॉट इंक्ड, उसने गॉट इंक्ड मतलब उसने टैटू करवा लिया। इंक्ड पहले वाले में स्टेटमेंट में भी ठीक बैठता है, मतलब क्या होता है कि उसने क्या बहुत सारे एग्रीमेंट्स इंक किए गए थे, साइन किए गए थे, और दूसरे में बनता है गॉट इंक्ड मतलब टैटू करवा लेना। चलो मतलब फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में ठीक बैठता है। अब अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, पहली बात तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेकंड में ही दोनों आंसर मिल गया, लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो गॉट साइंड नहीं आएगा, क्योंकि साइंड का यहाँ पर कोई सेंस नहीं फिट होता। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया कि मैं किस लॉजिक से बात करती हूँ, अप्रोच क्या लेकर चलते हैं। अब आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। भाई ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है हमारा, 2 आंसर है, जिसमें कि एक इंक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का साइन करना और दूसरे इंक का मतलब होता है टैटू बनवा लेना या टैटू करा लेना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर हाँ तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो लोग इस वक्त IBPS PO की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एंड टाइम्स अप। देखिए, हिज रिस्पॉन्सेज वर, वॉज या वर लगा है ना। वॉज या वर के बाद एक चीज तो हमारी क्लियर हो जाती है कि अगर एक्टिव है तो वर्ब में ING लगेगा, और अगर पैसिव वॉइस है तो वर्ब थर्ड फॉर्म लेगा। वॉज या वर के बाद अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब में ING लगेगा, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म। चलिए इतना तो क्लियर है कि यहां पर हम क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। आगे बढ़िए, इट इज बेटर टू लेट द फोटोग्राफर मिंगल अमंग द गेस्ट एंड टेक डैश शॉट्स। ठीक, डैश शॉट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है जनरली वो किसका काम करती है, ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरली जो होती है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। भाई ये भी सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। चलो इधर आया, इट इज बेटर टू लेट द मिंगल अमंग द गेस्ट एंड टेक डैश शॉट्स। शॉट्स है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, यानी कि इधर भी एडजेक्टिव चाहिए और इधर भी पार्टिसिपल चाहिए। पार्टिसिपल भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है ना। वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, और ऐसा वर्ब जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करे उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। चलो इतना भी क्लियर है कि यहाँ पे पार्टिसिपल चाहिए, वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो एडजेक्टिव का काम करे। एक और तरीका ये बात डिसाइड करने का कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, रिमार्केबली। रिमार्केबली यानी कि LY लगा है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है वो जनरली एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता ही करता है। तो दो तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पे क्या लगेगा, पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव भी कह देते हैं, और इधर भी हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। चलो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, कंफर्म हो गया। अब वर्ड्स में से चूज करते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है ब्यूकॉलिक, हिज रिस्पॉन्सेज वर रिमार्केबली, उसके रिस्पॉन्सेज थे, रिमार्केबली मतलब अद्भुत रूप से, ग्राम्य थे,
उसके रिस्पॉन्सेज अद्भुत रूप से ग्राम्य थे, कोई सेंस नहीं बन रहा। अद्भुत रूप से क्या थे? पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सेंस दे रहा है, तो क्या थे अद्भुत रूप से? गांव से संबंधित थे, रस्टिक थे, रूरल थे? नहीं। उसके रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे या फ्रैंक थे? ठीक है, हो सकता है। उसके रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा अद्भुत रूप से अटिपिकल थे, असामान्य थे। पॉजिटिव है रिमार्केबली और अटिपिकल है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हटा दीजिए, टोन के साथ मैच नहीं करता। आगे बढ़िए। उसके रिस्पॉन्सेज जो वो जवाब दे रहा था वो असामान्य रूप से मोटे थे। मोटे का आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, पूरा वैसे ही हटा दीजिए। बहुत ज्यादा जोश भरे थे, उसके रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा जोश भरे थे। हो सकता है ये हमारा आंसर हो कि उसके रिस्पॉन्सेज अद्भुत रूप से जोश भरे थे। आगे बढ़िए। इट इज बेटर टू लेट द फोटोग्राफर मिंगल। बेटर है कि फोटोग्राफर जो है लोगों के बीच में घुल मिल जाए और फिर डैश शॉट्स ले। कैसे शॉट्स ले? जोश भरे शॉट्स ले या नेचुरल शॉट्स ले। फोटोग्राफर्स जब शादी में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल से, बहुत ज्यादा नेचुरल और अनपोज्ड शॉट्स ले या जोश भरे शॉट्स ले, है ना? तो वो जो पिक्चर्स ले वो बहुत ज्यादा नेचुरल हो, बिल्कुल भी बनावटी ना। तो यानी कि कैंडिड हमारा दोनों में फिट बैठता है, जबकि फर्वेंट फर्स्ट में तो फिट बैठता है लेकिन सेकंड में फिट नहीं बैठता। तो एलिमिनेट हो गया और फोर्थ हमारा आंसर बन गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, दैट इज कैंडिड। फर्स्ट में ट्रूथ एंड फ्रैंक एंड सेकंड में अनपोज्ड एंड इनफॉर्मल। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम्स अप। हैज हैव हैड के बाद जनरली हमको क्या चाहिए होता है? हम तो अप्रोच की बात करेंगे, है ना? हैज हैव हैड के साथ हमको जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। वॉज वर्ब में एक्टिव होता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है वॉज वर्ब के बाद, और पैसिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर भी क्योंकि हमें सेम वर्ड चाहिए तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंफर्म है कि दोनों में वर्ब आएगा। चर्लिश मतलब, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना शुरू करते हैं। चर्लिश मतलब गवार, रॉन्ग, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, प्लस ये नाउन वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव है, कट हो गया। नेक्स्ट है अक्वाइज्ड मतलब अनमने रूप से स्वीकार कर लिया। अविरल हैड अक्वाइज्ड अ सीक्रेट मीटिंग। सीक्रेट मीटिंग को अनमने रूप से स्वीकार कर लेने का क्या मतलब है? कि मन नहीं था फिर भी स्वीकार कर लिया, रिलक्टेंटली स्वीकार कर लिया। कोई सेंस नहीं बैठता। फॉर्म तो सही है वर्ब की लेकिन मीनिंग सही नहीं बैठता। अगला है अविरल हैड जाना पहचाना सा। अकस्टम्ड मतलब चिरपरिचित, जाना पहचाना सा एक सीक्रेट मीटिंग, कोई सेंस नहीं बैठता, काट दीजिए। अविरल हैड कन्वीन्ड, अविरल ने एक मीटिंग बुलाई। समन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिटरी पर्सनल, यानी कि मिलिटरी पर्सनल्स की, मिलिटरी में काम करने वाले लोगों की सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बुलाई कन्वीन्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे में भर के देखिए। अ पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स वॉज कन्वीन्ड। एक इन्वेस्टिगेटर्स का जो पैनल था वो बुलाया गया, आमंत्रित किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा केस को रिव्यू करने के लिए। यानी कि कन्वीन्ड हमारा दोनों में भरा जा सकता है, सही ऑप्शन है। और अगला ड्विंडल्ड मतलब कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, ड्विंडल्ड, परप्लेक्स्ड। तो अविरल हैड परप्लेक्स्ड, अविरल परप्लेक्स्ड, अविरल के पास परप्लेक्स्ड था, तो मीनिंग नहीं बनता। तो यानी कि फर्स्ट भी गलत हो गया, अप्रोच भी ठीक है कि दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दोनों में इसका मीनिंग भी ठीक निकल कर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कन्वीन मतलब एक में बैठता है समन और एक में बैठता है असम्बल, यानी कि गैदर हो जाना। बिल्कुल ठीक, सेम मीनिंग है और सेम वर्ड है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, दोनों में आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Divorce is assumed to have dash effects on children. The journalist has recorded the dash impact of rising prices on Iran's social fabric. Time's up. Divorce is assumed to have dash effects. Effect है noun, और नाउन को क्वालिफाई तो जनरली एडजेक्टिव ही करता है। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। डाइवोर्स अपने आप में सेंस जो देता है जनरली वो नेगेटिव देता है ना। तलाक हो जाना कोई अच्छी बात तो नहीं मानी जाती ना, फॉर एनी रीजंस वो हुआ, बात तो नेगेटिव का सेंस दे रही है, इसलिए चलो यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब आएगा, इतना कंफर्म हो गया। टोन पहचाननी है। आगे देखिए, द जर्नलिस्ट
हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल लगी हुई है। हैज रिकॉर्डेड द डैश इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव। 100% कंफर्म है कि दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव। अब सॉल्व करते हैं। रैवेज वर्ब मतलब बर्बाद करना, भाई ये तो गलत हो गया, ठीक, ना कोई मीनिंग दे रहा है और ना ही एडजेक्टिव है। आगे बढ़िए। इज टू हैव, अभी हम डिलेटरीज को पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। मगी, इज टू हैव मगी, मगी मतलब उमस भरा मौसम, वेदर के लिए यूज किया जाता है जब वेरी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट वेदर, बहुत ज्यादा उमस भरा मौसम। चलो इसका आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, कोई मीनिंग नहीं है। आगे बढ़िए। मॉलिफाई मतलब किसी को शांत करना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को शमन करना, पैसिफाई करना, अपीज करना। तो डाइवर्स किसी को शांत करता है, बहुत ज्यादा शांत करने वाले इफेक्ट होते हैं। सेंस नहीं दे रहा। रिकॉर्डेड द शांत इम्पैक्ट, हमें पता है हमें तो नेगेटिव वर्ब चाहिए ना, नेगेटिव एडजेक्टिव, या और ये तो पॉजिटिव है, तो यानी कि ये भी यहाँ पर फिट नहीं बैठता। आगे बढ़ते हैं। ऑडियल, ऑडियल होता है एक नाउन, ऑडियल होता है एक नाउन जिसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा नाउन, पहली बात तो हमें नाउन नहीं चाहिए, दूसरा अग्नि परीक्षा यहाँ पर फिट भी नहीं बैठता, तो इसको भी हम काट देते हैं। अब क्या बचता है हमारे पास? सिर्फ एक वर्ड, दैट इज एडजेक्टिव। OUS इसके लास्ट में लगा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगा होता है वो एक एडजेक्टिव होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, नेगेटिव है ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हार्मफुल, बैड, खराब, बुरे, ठीक, नेगेटिव है। अब पढ़ के देखिए। डाइवोर्स इज अज्यूम्ड टू हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर डाइवोर्स का बुरा असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है, बेकार असर पड़ता है। अगला, जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड किया है एक बुरा इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग बढ़ते हुए प्राइसेस का ईरान के सोशल स्ट्रक्चर पर, फैब्रिक मतलब सोशल, फैब्रिक मतलब सोशल स्ट्रक्चर पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ईरान मतलब ईरान के सोशल स्ट्रक्चर पर बढ़ते हुए प्राइस का बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल, बहुत ज्यादा डेलेटेरियस असर पड़ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ और आपको इसका मीनिंग समझ में आया, प्लस आपको समझ में आया कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक। इफ यस तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट भी मिलता रहे। अब बढ़ते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हाँ बिल्कुल, आंसर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब नए टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे, कि आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा जिसके 4 पार्ट्स होंगे। पहले आप उनको रीअरेंज कीजिए, क्यों? क्योंकि वो डिसऑर्डर्ड है। पहले आप उनको रीअरेंज करिए, वो जम्बल्ड है उनको रीअरेंज करिए, उसके बाद उसमें आप एक एरर फाइंड आउट कीजिए। चलिए बताइए जल्दी से। टाइम्स अप। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम ट्रिक बताइए। हाँ ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक ये होती है कि जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करें, वेन एवर वी टॉक अबाउट अ स्टार्टिंग सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट मिलना चाहिए, और जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन, प्रोनाउन, जीरंड से बना हुआ होता है। कई बार हमें जो ओपनर सेंटेंस होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल से भी शुरू होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब फिर बता रही हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो परफेक्ट पार्टिसिपल से भी शुरू होता है, कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ। चलिए अब पढ़ के देखिए। रन्स फॉर द रोहिंग्या इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रोहिंग्यास के लिए चलता है। क्या चलता है? वर्ब है, यानी कि फर्स्ट तो नहीं है। अब ए से जो शुरू हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दीजिए। आगे बढ़िए। दोज डिस्प्लेस्ड बाय फ्लड्स, प्रोनाउन आ गया है, हो सकता है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो। जो कि फ्लड्स की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं असम में इस साल, वो लोग जो असम में इस साल फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, हो सकता है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो। आगे बढ़िए। हैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, नहीं, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि बी वाला ऑप्शन कहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए। आगे बढ़िए। बी वाला नहीं, ये तो सी है ना, ये तो सी है, सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। बी वाले अभी भी रेस में भाई बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए। फिर लिखा है कुर्ड्स इन सीरिया, सीरिया में रहने वाले कुर्द और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट रिफ्यूजीज, और दूसरे वो रिफ्यूजीज जिन पर अभी भी मतभेद बना हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में, पूरे समस्त संसार में।
ठीक, सीरिया में रहने वाले कुर्द्स और भी जो रिफ्यूजीज रहते हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, इस टाइप के रिफ्यूजीज जो कि पूरे देश में रहते हैं। लेकिन अभी इसकी बात चल रही है, हमें ये सेंस नहीं मिल रहा कि ये बात दे क्या रहा है, यानी कि नाउन तो है, कुर्द्स की बात हुई, स्पेसिफिक एक कैटेगरी है, सीरिया में रहती है, ऐसे टाइप के रिफ्यूजीज हैं जिन्हें कुर्द्स बोलते हैं, लेकिन किस सेंस में शुरू हो रही, इंट्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, किसी एक स्टेटमेंट को ओपन नहीं कर पा रहा। ओपनिंग सेंटेंस तो ओपन करना चाहिए ना बात को, तो यानी कि डी वाला भी एलिमिनेट कर देते हैं, और डी कहीं गिवन भी नहीं था। नन ऑफ दीज पर लास्ट में बात करेंगे अगर हमारे को ऑप्शन नहीं मिलेगा तब। चलिए बी, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है वो अभी रेस में बने हुए हैं। फर्स्ट एलिमिनेट हो चुका है और सेकंड एलिमिनेट हो चुका है। नन ऑफ दीज पर लास्ट में बात करेंगे, ये दोनों बचे हैं रेस में। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है दोज डिस्प्लेड बाय द फ्लड्स एट असम दिस ईयर, वो लोग जो कि इस बार असम में फ्लड्स की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, हैव हैड अ टेस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ कैंप्स, उस तरह के कैंप्स का टेस्ट ले चुके हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो कैंप्स हैं वो वहां पे रह चुके हैं, वहां का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कैंप्स का टेस्ट नहीं, मतलब कैंप्स में वो रह चुके हैं, वो वहां का उन्हें एक्सपीरियंस है। यानी कि बी के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि क्या आ रहा है, सी, बी सी। अब चेक करते हैं ए को मिलाकर देखिए। रन्स फॉर द रोहिंग्याज इन बांग्लादेश, वो कैंप्स जो कि रोहिंग्यास के लिए, रोहिंग्या भी एक कास्ट है ना, आपने पढ़ा होगा असम में जब एनआरसी की लिस्ट बन रही थी तब वहां पर रोहिंग्यास का जिक्र हुआ था। वो कैंप्स जो कि चल रहे हैं बांग्लादेश में रोहिंग्यास के लिए, सीरिया में कुर्द्स के लिए, और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट रिफ्यूजीज जो हैं जो कि पूरे देश में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, उनके लिए अक्रॉस द ग्लोब उनके लिए चल रहा है। यानी कि BCAD हमको करेक्ट आंसर मिल गया अप्रोच के साथ, ट्रिक के साथ। अब पार्ट बी में एरर सॉल्व करते हैं। एरर क्या है देख लीजिए। दोज डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लड्स एट असम, नहीं, असम में रहने वाले। भाई देखिए ये लिखा है ना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रहने वाले, उसी तरह से असम में रहने वाले, इन असम। आंसर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज BCAD। एंड पार्ट बी में हमको एरर भी मिल चुकी है, एलिमिनेट हो चुका है ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए इसी अप्रोच के साथ अब दूसरा सॉल्व कीजिएगा। टाइम्स अप। वर्ब है यानी कि इंट्रोडक्टरी नहीं है, चलिए एलिमिनेट कर दीजिए। ए तो एलिमिनेट हो गया, जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए, आगे बढ़िए। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में प्रपोजिशन है, स्टार्ट नहीं कर सकता। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या, पहले बात तो बताइए, यानी कि बी से भी हमारी बात शुरू नहीं हो सकती। रेस बची है सेकंड और फोर्थ के बीच में, ठीक। नन ऑफ दीज पर हम लास्ट में बात करेंगे, एकदम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आप पढ़िए, डी से शुरुआत हो रही है। सीरीज इज, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन गिवन ही नहीं है तो पढ़िए। सीरीज इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है। फिर सी को पढ़ के देखिए। इनेबलिंग द नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट, लेकिन किस चीज को इनेबल कर रहा है, इसको जोड़ने वाली बात आगे हमें नहीं मिली, तो एक बार फोर्थ को पढ़ के देखते हैं। डी के बाद बी, अभी सी वाले में हमको कुछ कनेक्टिंग नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, पहले बी को जोड़कर देखते हैं। डी मिला, बेल्ट में है बी, बिटवीन जो कि कहाँ है, एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में प्लेस्ड है, ठीक है। एंड हैज हिज ओन ग्रेविटी, और इसकी अपनी खुद की ग्रेविटी है। DBC इनेबलिंग, जो कि क्या करती है, इनेबल करता है नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट को, इस लायक बनाता है, इनेबल करता है क्या करने के लिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कैप्चर करने के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ इट्स सरफेस, जिससे कि नासा का जो डॉन स्पेसक्राफ्ट है वो इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो कैप्चर कर पाता है। कौन सा प्लैनेट, सीरीज प्लैनेट, CERES, यानी कि हमें मिल गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 DBCA। इसमें लिखा है कि पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में है हैज हिज, बात चल रही है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक, लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट का है, तो ऑब्जेक्ट है, लिविंग तो है नहीं, तो यहां पर हिज ना आकर क्या आएगा, इट्स आएगा। क्लियर है। प्रोनाउन नाउन के लिए यूज होता है, तो नाउन अगर लिविंग है तो प्रोनाउन भी लिविंग, नाउन नॉन लिविंग है तो प्रोनाउन भी नॉन लिविंग, इसलिए यहां पर हिज नहीं आकर इट्स आएगा। आंसर चेक कर लीजिए, हैज इट्स ओन ग्रेविटी, एक तो एरर मिल गया और दूसरा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया।
आई होप आपको ये लॉजिक, अप्रोच, तरीका और ग्रामर सब कुछ समझ में आता जा रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल हपड़ तपड़ से आपको नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए जल्दी से। टाइम्स अप। देखिए, इंसोम्निया इज यानी कि नींद ना आने की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, नाउन है, यहां से बात शुरू हो सकती है। ए कहां पर है भाई, कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को। आगे बढ़कर देखिए, एंड ये तो कंजंक्शन है, यहां से तो बात शुरू हो गई नहीं, बी को एलिमिनेट कर दीजिए। डी है एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन, डी के बाद बी, ये भी नाउन है, हो सकता है ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाए। एक बार बी को कनेक्ट करके देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन, एंड एंजाइटी और डिप्रेशन और हैं, क्या है, कनेक्ट नहीं हो रहा, काट दीजिए, और नन ऑफ दीज को एकदम लास्ट में देखेंगे जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए, अब रेस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, पढ़िए। इंसोम्निया ब्रिटेन की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी। ए के बाद क्या है, डी, एंजाइटी और डिप्रेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, कॉमा, एंजाइटी और डिप्रेशन जुड़ नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, कट कर दीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड। अब इसको लगा कर देखिए, फिर अगर ये भी नहीं फिट बैठेगा तब चूज करेंगे नन ऑफ दीज। ए के बाद सी देखिए, बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करती है, क्या, किसके लिए यूज हुआ है इट, इंसोम्निया के लिए। ये अफेक्ट करती है मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों को नॉर्मल टाइम्स में भी। बी, और इज ऑफन कॉज्ड बाय, और जनरली अनिद्रा होती कैसे है, इंसोम्निया की बीमारी होती कैसे है, कॉज्ड बाय स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, बेचैनी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, अवसाद की वजह से और स्ट्रेस, चिंता की वजह से, बहुत ज्यादा चिंता रखने वाले लोगों को अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ए सी बी डी, यानी कि हमें नन ऑफ दीज को भी चूज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि भाई एरर जो है वो पार्ट ए में है, तो एरर भी चूज कर लेते हैं। क्या है, इंसोम्निया इज वन ऑफ, छोटी सी बात करती हूं मैं कि वन ऑफ के बाद हमेशा जब भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता। कोई एडजेक्टिव आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, लेकिन अगर नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल आता है। तो इंसोम्निया इज वन ऑफ ब्रिटेन्स बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम्स होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया? आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ACBD। आई होप आपको लॉजिक, अप्रोच, ग्रामर, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ चलते हैं अब 9th क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भाई अगर सेशन पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। सॉल्व कर पा रहे हैं ना? बताइएगा जरूर मुझे, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स चाहिए होते हैं, आप कमेंट ही नहीं करते। टाइम्स अप। सी, हमें चाहिए एक स्टार्टिंग सेंटेंस, एक ओपनिंग सेंटेंस जो कि सेंटेंस शुरुआत करे बात की। चलो, कॉमन इन सी आई में कॉमन होता है रॉन्ग, नाउन नहीं है, ना किसी बात को शुरू कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ दीज पर हम एकदम लास्ट में बात करते हैं। बचे थर्ड और फोर्थ, रेस लगी है थर्ड और फोर्थ के बीच में। यूजिंग इंफ्रारेड मशीन, स्टार्टिंग सेंटेंस या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है या तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है या जीरंड होता है। जीरंड की बात करिए, जीरंड वो जिनमें वो वर्ब जो नाउन का काम करते हैं और जिनमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई होती है। यूजिंग इंफ्रारेड इमेजिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग को यूज करते हुए एक टीम ने डिस्कवर किया, हो सकता है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो, कौन सा, बी वाला। चलो अलग कर लेते हैं, बी और डी इनमें रेस है आप थर्ड और फोर्थ में। बी के बाद सी को पढ़कर देखते हैं। डिस्कवर किया कि, क्या डिस्कवर किया, प्रेजेंस डिस्कवर की, द प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोलाइट, हाइड्रोलाइट नाम के कंपाउंड की प्रेजेंस डिस्कवर की, जो कि एक ऐसा मटेरियल है, मटेरियल कॉमन इन सी आइस, जो कि सी समुद्र की बर्फ में तो कॉमन है, हाइड्रोलाइट समुद्र की बर्फ में तो पाया जाता है, बट लेकिन विच अंटिल नाउ, लेकिन जिसके बारे में अब तक until now had never been observed beyond अर्थ, लेकिन अर्थ के
परे वो कभी नहीं पाया गया है, उसकी प्रेजेंस कभी नहीं देखी गई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंफ्रारेड इमेजिंग की वजह से, जो टीम ने डिस्कवर किया है, कि वो पाया गया है हाइड्रोलाइट मटेरियल, उसकी प्रेजेंस अर्थ के बियॉन्ड हुई है। ठीक, यानी कि BCAD करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लॉजिकल सेंस दे रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा नहीं। एक बार BD को भी जोड़कर देखते हैं, B के बाद D को। इंफ्रारेड मशीन को यूज करते हुए एक टीम ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? Until now had never been observed, डिस्कवर किया जो अब तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया था। क्या डिस्कवर किया पहले वो तो बताइए। डिस्कवर किया एक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? हाइड्रोलाइट, जो कि सी आइस में तो कॉमन है, लेकिन अर्थ के सरफेस के बियॉन्ड कभी उसको देखा नहीं गया। चारों का एक सेंस है, जो कि फ्लो यहाँ पर आकर गड़बड़ हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब ये भी पता चल गया कि सीधे सीधे पार्ट डी में आ रहा है, आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इतनी सी बात है। और अगर पैसिव होता है तो हैज, हैव, हैड। अगर पैसिव में होते हैं, भाई एक्टिव में होते हैं तो सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर पैसिव में होते हैं तो यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब जुड़ती है, क्या? बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन दोनों ही केसेस में लगती वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑब्जर्व आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पार्ट डी, जहां पर ऑब्जर्व नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? ऑब्जर्व आएगा। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। पढ़िए, सोशल आइसोलेशन, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तीनों में नाउन है। कंसीडर करिएगा आगे चल के। वर्क ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द न्यू ट्रेंड, नए ट्रेंड को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड द प्रेशर कंजंक्शन है, देख लीजिएगा कि शायद ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो या ना हो। इलनेस, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ये भी सारा नाउन है, हो सकता है ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो। इतनी हिंट के साथ जल्दी से सॉल्व करिए। टाइम्स अप। बहुत आराम से देखिएगा, जो मैं बातें आपसे कहूं, मैं आपसे बात करूंगी अप्रोच। मैंने कहा कि कान को ऐसा घुमा के पकड़ने से बेहतर है कि ऐसा पकड़ लो। ठीक, ऐसा घुमा के पकड़ने से बेहतर है कि ऐसा पकड़ लो। डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर एलिमिनेशन का मेथड लगता है तो एलिमिनेशन लगा दीजिए ना। क्यों जरूरी है कि हम एग्जाम में बैठ के अपना पूरा टाइम वेस्ट करें? एलिमिनेशन लगा दीजिए, अगर इजी है तो लगाइए। नाउन ए में भी आ रहा है, नाउन डी में भी आ रहा है। क्या डी कहीं ऑप्शंस में अवेलेबल है? रॉन्ग, नहीं अवेलेबल है। चलिए, अवेलेबल नहीं है तो इसलिए उसकी तो बात करेंगे नहीं। अब ए में सीधे सीधे नाउन अवेलेबल है, वहां से बात करते हैं। वर्क ऑल कंट्रीब्यूटेड टू, वर्क और ऑल दोनों जुड़ नहीं रहे। वर्क और सब, वर्क सब मिलकर सहयोग करते हैं, वर्क सब मिलकर ऐड करते हैं, कोई सेंस नहीं दे रहा। तो बी की बात तो फर्स्ट में अभी जुड़ेगी है नहीं। चलो, बी से अगर कुछ शुरू होता हो, चलिए बी तो कहीं है नहीं, वो भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि बी एलिमिनेट हो गया है और डी एलिमिनेट हो गया। यहां से तो कहीं बात होगी नहीं। अब क्या बचता है? ए बचता है, सी बचता है। सी में है प्रीपोजिशन सीधे सीधे, तो वो तो यूज होगा नहीं। लीजिए, सी को एलिमिनेट कर दिया। नन ऑफ दीज की बात हम हमेशा लास्ट में करते हैं, पहले सब कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ए और फोर्थ, यानी कि अब बात होगी, अब जो लड़ाई है वो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में है। पढ़िए क्या है? सोशल आइसोलेशन, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ए। उसके बाद फोर्थ वाले में लिखा है बी, वर्क। प्रॉब्लम्स के बाद लिखा है वर्क। सोशल आइसोलेशन यानी कि समाज से दूर हो जाना, समाज का बहिष्कार कर देना, एम्प्लॉयमेंट चला जाना, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाना, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी हो जाना, और काम। ये सब मिलके जो है, ये सारी नेगेटिव और काम, ये मिलकर एक नए ट्रेंड को कंट्रीब्यूट करते हैं। काम, देखो बाकी तीनों नाउन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तीनों मिलकर सेम ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करें? रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग सेंस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी चूज नहीं किया जाएगा। एक ही बचता है फर्स्ट, इसको लगाकर देखते हैं, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चूज कर लेंगे नन ऑफ दीस को। चलिए पढ़िए। ए, सेल्फ आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट कर देना, अलग कर, सोशल आइसोलेशन, खुद को अलग कर देना समाज से। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरियों का चला जाना, आर्थिक तंगी का हो जाना। डी, बीमारी का होना।
फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग जाना, इसका डर, सब निगेटिव बातें हैं। सी क्या है? एंड द प्रेशर्स, और बहुत ज्यादा दबाव, किस चीज का दबाव? ऑफ जगलिंग वर्क, यानी कि एक साथ बहुत सारा काम करने का जो दबाव है, घर में भी, ऑफिस में भी, ठीक, बच्चों का भी, स्कूल में भी, यहाँ भी, वहां भी, बाहर भी, बहुत सारी एक्टिविटीज में काम करना, प्रेशर होना, दबाव होना, जगलिंग वर्क का, ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द न्यू ट्रेंड, ये सब एक नए ट्रेंड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ADCB, ये सब मिलकर एक नए ट्रेंड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट पूरा मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन गया, पूरा ठीक ऑप्शन जा रहा है, इसमें कोई भी गड़बड़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। पार्ट डी में एरर, लीजिए, ये हमें एकदम बोनस आंसर मिल जाता है कि वही लिखा हुआ मिल जाता है कि डी में एरर भी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या? इलनेस तो ठीक है, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, गेटिंग इन्फेक्टेड यानी कि हो जाना, इन्फेक्ट हो जाना कोरोना वायरस से, है ना, इसलिए यहाँ पर विद नहीं लगता, बाय नहीं लगता, इन्फेक्टेड विद, किस चीज से इन्फेक्ट हो जाना, किस चीज का संक्रमण लग जाना? कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने का भय, कोरोना वायरस से संक्रमण लग जाने का डर। क्लियर है? ठीक, आई होप आपने यहाँ से ग्रामर सीखी, कॉन्सेप्ट सीखे, लॉजिक्स सीखे, अप्रोच सीखी और वोकैबुलरी भी सीखी। इफ यस तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं फिर दोबारा से हाजिर हूँ आपके लिए नए पैटर्न के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, अंटिल देन, काट लीजिए।